हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RSS मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 6 प्रकाश यानी लाइट। तो जो जो भी हमसे पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, इससे पहले हम 5 पार्ट के और साइंस में पार्ट 5 और पढ़ा चुके हैं। तो जो भी उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 6 प्रकाश यानी लाइट। तो उसमें पॉइंट है, मैंने इसे पॉइंट वाइज कर दिया ताकि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत न हो। पहला है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। पहली बात यह है कि जो हमारा प्रकाश है वो क्या चलता है, लाइट। लाइट जो हमारे पास आती है वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है, ऐसा नहीं वो घूम के आती है। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश चलता है हमेशा सीधी रेखा में। जैसे बल्ब सामने लगा हुआ है और मैं हूँ, तो मेरे प्रकाश जो लाइट आ रही है वो एकदम सीधी आ रही है। ये कैसे प्रूव करेंगे सीधी आ रही है? अगर हम प्रकाश और हम अपने ऑब्जेक्ट बीच में हम कोई हाथ लगा लें, क्या लगा लें, हमने हाथ लगा लिया तो हम पर प्रकाश पड़ना हमारे चेहरे पर हो गया बंद। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ ये होता है कि प्रकाश हमारा एक सीधी रेखा में चलता है। और कारण क्या है? क्यों? उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं लैम्डा, तरंग दैर्ध्य को करते हैं लैम्डा को। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत कम है, इस कारण प्रकाश हमारा सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता क्या कारण है? कि उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा बहुत कम होती है। चलिए दूसरी पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी लाइट की जो स्पीड है किसमें? निर्वात में। तो पहले बता दें निर्वात क्या होता है। निर्वात उसे कहते हैं जब कहीं से हम वायु निकाल लें, तो कहते हैं कि वहाँ निर्वात उत्पन्न हो गया। ठीक है ना। जैसे कमरे में वायु है, तो यहाँ निर्वात नहीं है। हम इस किसी पंप द्वारा किसी माध्यम से इस कमरे की वायु को बाहर निकाल लें, यानी कमरे में बिल्कुल कमरा हमारा जो वायु रहित हो जाए, तो कहेंगे हमारे कमरे में अब पैदा क्या उत्पन्न हो गया? निर्वात। तो निर्वात मतलब वायु का न होना ही निर्वात है। तो सूर्य के प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश है वो निर्वात में 1 सेकंड में कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर। यानी 3 पर आप 8 शून्य लगा लीजिए, 3 पर 8 शून्य, इतने मीटर चलता है 1 सेकंड में। कौन? प्रकाश। तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये परीक्षा में आता है, 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग, और उसमें आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पर टिक लगाना है। पॉइंट नंबर 3, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। क्या करना चाह रहा है कि हमारा जो सूर्य जब निकलता है तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उन्हें लगता है समय 8 मिनट 19 सेकंड लगभग मतलब 1-2 सेकंड इधर हो सकता है, लेकिन प्रॉपर 8 मिनट तो प्रॉपर है ही है, 8 मिनट तो है ही है, और 19 सेकंड मतलब लगभग है। तो हमें क्या बताया कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 4, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी n। ये आवृत्ति होती है आवर्तकाल के उल्टा। आवृत्ति होता है 1 आवर्तकाल। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, यानी 2 माध्यम हो, एक माध्यम में घुसे और दूसरे में वो निकले, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो उसका क्या अपरिवर्तित होता है? यानी कौन चीज उसकी चेंज नहीं होती। तो वहां से लिखेंगे उसकी आवृत्ति। 4 ऑप्शन आएंगे, आवृत्ति, आवर्तकाल, 2 ऑप्शन और दे देंगे। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका क्या उसकी चेंज नहीं होती? तो उसकी आवृत्ति यानी उसकी फ्रीक्वेंसी है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो चेंज नहीं होती। बाइक चेंज हो सकता है, बाइक चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या है, समझ में आया आपके?
कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यानी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। पॉइंट 5, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये कौन सा नियम था बताया था हमने कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका रूप चेंज कर सकते हैं। ये पढ़ा चुका हूं मैं पिछले उसमें चैप्टर में, एक आया था उसमें। तो जो हमारी जो प्रकाश संश्लेषण है, ये प्रकाश संश्लेषण हम कौन करते हैं? ये करते हैं हमारे हरे पौधे। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इसे करते हैं हरे पौधे। तो क्या करते हैं? ये इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है ये? प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं ना लाइट के, जो बड़े बड़े जो मॉल वगैरह होते हैं लगा लेते हैं बाहर, बहुत बड़े होर्डिंग, उनमें अंदर अच्छे लिखे हुए होते हैं, चमकते हुए एकदम रात में चमकते हैं। तो उसमें नलिकाओं जो अंदर जो होर्डिंग के अंदर जो नलिका है उसके अंदर कौन सी गैस प्राप्त होती है? उसमें नियोन गैस। नियोन क्या है? नियोन एक अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती। इनर्ट गैस कौन कौन सी है? आपकी हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनन है और रेडॉन, इन्हें बोलते हैं अक्रिय गैस हैं। जैसे आपकी विद्युत बल्ब में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस। तो विद्युत बल्ब भरी जाती है आर्गन। नियोन भी अक्रिय गैस है और आर्गन बोलते हैं AR, आर्गन का संकेत होता है AR। तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? हम टिक लगाएंगे आर्गन गैस यानी AR, अक्रिय गैस। तो ये प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए होर्डिंग होते हैं बड़े बड़े, इसकी विसर्जन नलिकाएं, अंदर इसमें नलिकाएं होती हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें भरी जाती है नियोन गैस, इसका संकेत है Ne। गैस होगा नियोन का Ne, और नियोन गैस कैसी है? एक अक्रिय गैस है, यानी किसी से क्रिया नहीं करती। पॉइंट नंबर 7 बताने से पहले थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है लेंस और एक होता है दर्पण। दो चीजें हैं, एक है लेंस और एक होता है दर्पण। लेंस क्या होता है? लेंस दो तरह होते हैं, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दर्पण भी सेम, यही दो नाम है। दर्पण दो तरह होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ये चार चीजें समझ लीजिए आप। दो होते हैं, दर्पण भी होते हैं दो तरह के और लेंस भी होते हैं दो तरह के। नाम वही है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेंस भी दो तरह होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है ना। तो लेंस और दर्पण में पहले होता है मुख्य अंतर क्या है। लेंस क्या होता है कि किरण आती है और उसको दूसरी तरफ पार निकल जाती है, एक तरफ से आई और दूसरी तरफ पार निकल गई, ये लेंस का गुण है। और दर्पण में क्या होता है? दर्पण में एक तरफ एक परावर्तनशील पदार्थ की पॉलिश होती है। क्या होती है? पॉलिश, जिसका किरण आती तो है लेकिन पार नहीं जाती, वो टकरा करके उसी एंगल से वापस आ जाती है परावर्तन के नियम के अनुसार। ये परावर्तन नियम है कि जिस एंगल से किरण टकराती है उसी एंगल से वापस आ जाती है, और वापस आने का ही हमारी इमेज बनती है, हमारा चित्र बनता है। अगर वापस नहीं आएगी तो हमारा चित्र नहीं बनेगा। जैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये दोनों लेंस हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारा चित्र, हमारा जो इमेज है वो हमें अब दिखाई नहीं देगा। क्यों? किरण आई और उधर दूसरी तरफ पार निकल गई। लेकिन दर्पण में क्या है? किरण आती तो है लेकिन टकरा करके, चूंकि पॉलिश हो रही है, पीछे एक पदार्थ की पॉलिश करते हैं, पतली पॉलिश से क्या होता है, वो किरण हमारी पार नहीं जा पाती और टकरा करके उसी एंगल से वापस आ जाती है, जिस कारण हमें हमारी अपनी इमेज हमें दिखाई देती है सामने, ठीक है ना। तो ये अंतर है आपका लेंस में और दर्पण में। लेंस दो तरह बताए थे मैंने, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की बनावट होती है इस तरह, ये है ना पहला आई की तरह आंख जैसी, तो आंख जैसा जो लेंस होता है उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। और इस तरह का जो लेंस है उसे बोलते हैं अवतल लेंस। लेंस बताए थे ना दो, ये उत्तल लेंस है
और ये अवतल लेंस है। ऐसे दर्पण दो तरह होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अब चलिए आते पॉइंट की तरफ। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न आ जाता है, कार में या मोटर वाहन में जो ड्राइवर के पास लगा होता है वो कौन सा लेंस लगा होता है जिससे पीछे वाले वाहन देख लेता है पूरा? तो उत्तर लिखेंगे उत्तल दर्पण। क्यों? लेंस तो लगेगा नहीं। क्यों? हमें जहां भी हमें इमेज बनना है, सीधी बात है, हमारे जिसमें हमारा चेहरा देख सकते हैं या किसी दूसरे को बस देख सकते हैं, वो हमारा लेंस नहीं हो सकता, वो हो सकता है दर्पण। अब दो दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसमें? कार में पीछे के यातायात के दिशा के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, अपनी कार ले जाओ या बस में, ड्राइवर जब देखता है ना, तो जब पीछे बस आ रही है, वाहन और कोई दूसरा वहाँ ट्रक आ रहा है, बाइक आ रही है, तो उसे पूरी बस दिखाई देगी। बस कितनी बड़ी होती है पीछे, लेकिन उसका जो लगा हुआ है उसका दर्पण, उसमें उसकी पूरी बस दिखाई देती है। ठीक है ना? तो उस अनुसार अपना वो इधर उधर वाहन अपना कर लेता है। ठीक है ना? तो यह है कि कार में, बस में या जितने भी मोटर व्हीकल हैं, तो पीछे देखने के लिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चार ऑप्शन आएंगे आपके कि वाहन में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है ना? तो हमको लिखना है इसमें उत्तल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण होता क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु छोटा। मतलब आभासी कहते कैसे हैं? अगर प्रतिबिंब सीधा बनना है, ऊपर सीधा बनना है, तो सीधे को बोलते हैं आभासी। समझ लीजिए आप इस बात को। आभासी और सीधा बनना है तो आभासी, और उल्टा बनना है उसको बोलेंगे वास्तविक। अगर उल्टा बनना है नीचे को तो कहेंगे ये कैसा प्रतिबिंब बनना है? वास्तविक। और ऊपर को बन जाए सीधा तो बोलेंगे आभासी। तो उसमें जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो आभासी, यानी जो बस में सीधा लगाया तो कैसा लगेगा? दिखेगा उसे आभासी दिखेगा, सीधा दिखेगा, और उसमें वस्तु से छोटा बनता है। यानी पूरी बस हमने देखा होगा कितनी बड़ी बस होती है, वो तो उसमें उत्तल दर्पण में, ड्राइवर के में पूरी बस दिख जाती है। अगर बड़ी बनेगी तो कैसे दिखेगी? बस का एक हिस्सा दिखेगा, लेकिन उसमें दर्पण में पूरी बस दिखाई देती है, यानी वो छोटे रूप में दिखाई देती है, लघु रूप में। ठीक है ना? तो वही क्लियर हो गई कैसे बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। वस्तु छोटा इसीलिए उसको पूरी बस दिखाई देती है, अगर बड़ा बनेगा तो पूरी बस दिखाई नहीं देगी। पॉइंट नंबर 9, दाढ़ी बनाने के लिए या बाल बनाने के लिए शीशे के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हमें दाढ़ी बनानी है या अपने बाल बनाने हैं तो कौन दर्पण प्रयोग करेंगे? तो प्रयोग करेंगे हम अवतल दर्पण। क्या प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण। यानी दाढ़ी बनाने के लिए या दिखने के लिए उस शीशे में कौन सा होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है ना? क्यों वास्तविक बताया था मैंने? उल्टे को बोलते हैं वास्तविक। तो जो कैसे बनता है दाढ़ी वाले, उसमें वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। जो दाढ़ी बनाने वाले होता है ना शीशा, तो हमें हमारा पूरा चेहरा दिखाई देता है बड़ा होकर के। अगर दिखाई नहीं देगा तो हमें दाढ़ी वगैरह बनाने में समस्या आ जाएगी। ठीक है ना? तो सीधी बात है, हमें दोनों दर्पण प्रयोग बता दिए आपको। एक उत्तल दर्पण प्रयोग बता दिए कहाँ होता है, और अवतल दर्पण प्रयोग बता दिया कहाँ होता है। उत्तल दर्पण प्रयोग कहाँ होता है? किसी मोटर बस में या किसी वाहन में ड्राइवर के पास कौन सा होता है? याद कर लीजिए, ड्राइवर के पास लगा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। और दाढ़ी बनाने वाले शीशे हैं, इसमें कौन सा प्रयोग होता है? इसमें प्रयोग होता है अवतल दर्पण। जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमारा कैसा? वस्तु से छोटा। और अवतल दर्पण बनता है वस्तु से बड़ा। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे, जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अनंत माने जिसे कोई काउंट न हो, काउंट, ठीक है ना, जिसे अनंत, जिसे कोई अंत ना हो। दो समतल दर्पण के बीच में, मान लीजिए एक समतल दर्पण आपका ये है, एक समतल दर्पण ये है, इसके बीच हम कोई ऑब्जेक्ट रखें। एक समतल दर्पण आपका ये है
और ये समतल दर्पण ये है, और दोनों सीधे रखे हुए हैं। तो इसके बीच में कुछ ही रख दें तो इसके इन दोनों में प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत बनेंगे, यानी कोई किसी काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है ना। यानी एक समतल दर्पण ये है आपका, सीधा रख दिया हमने। एक दर्पण ये रख दें, सीधा रख दें बिल्कुल, और बीच में कोई वस्तु रख दें, तो उसके जो प्रतिबिंब आप दोनों तरफ देखेंगे वो ऐसा लगेगा बनते चले जा रहे हैं, उसे कोई काउंटिंग नहीं है। आपने गौर किया होगा जब आप शेव कराने जाते हैं नाई की दुकान पर, तो नाई की दुकान पर दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं, लेकिन वो तो कुछ थोड़े झुके होते हैं ना। तो इस कार्ड आप देखा होगा जो लगता है कई नाई बना रहे हैं, कम से कम 50-100 इस तरफ, और इधर देखेंगे इस दीवार पर तो लगेंगे 50-100 नाई इधर हमारी सेविंग कर रहे हैं। यानी अगर थोड़े झुके तब, अगर दोनों सीधे सीधे अगर वो रखे तो आप वो बनेंगे, वो अनंत बनेंगे। आपने इसका अनुभव भी किया होगा जब आप सेब बनाने जाते हैं दुकान पर, नाई दुकान पर, तब तो अनंत बनेंगे उसमें। यानी लगेगा पता नहीं कितने इधर बना रहे हैं, पता नहीं इधर कितने बना रहे हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कितने बनते हैं? अनंत बनते हैं, यानी उनकी कोई लिमिट नहीं है। पॉइंट 12, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी हम खड़े हैं, हम चाहते हैं हमारा पूरा प्रतिबिंब, हमारी पूरा इमेज शीशे में आ जाए, हमारी पूरी इमेज यानी सिर के लेकर के और पैरों के अंगूठे तक सब कुछ आ जाए, तो क्या चाहिए हमें? किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। क्या कहना चाह रहा है ये? समतल दर्पण की ऊंचाई हो वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी व्यक्ति अगर 6 फीट का है तो क्या चाहिए? 3 फीट होना चाहिए इसकी ऊंचाई। यानी अगर व्यक्ति कितना है? 6 फुट का है तो 3 फुट का दर्पण होगा, तो व्यक्ति को अपना पूरा सिर से लेकर के पैर तक हमें दिखाई देगा। ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि व्यक्ति को यदि अपनी पूरी इमेज देखनी है तो कितनी होनी चाहिए समतल दर्पण की ऊंचाई? तो ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की जो हाइट है उससे ठीक आधी। यानी अगर व्यक्ति 6 फुट का है तो 3 फुट का उसका समतल दर्पण, 3 फुट ऊंचाई पर समतल दर्पण लगा होना चाहिए। पॉइंट 13 और 14 मिले एक दूसरे लगे हुए हैं। देखिए दोष होते हैं 2 तरह के आंखों में। जैसे जब एक उम्र हो जाती है तो हमें कोई दोष हो जाता है आंखों में, ठीक है ना। और दोष दो तरह के दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूरदृष्टि दोष। ये हमारी आंखों में होते हैं, आंखों लेंसों में दिक्कत आती है तब। अब देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? देखो इसमें याद करने का तरीका यह है कि जो दोष का नाम है, जो दोष का नाम है समझ लो वही दोष नहीं होता है। ठीक है ना। उल्टा है इसमें, दोष का जो नाम है समझ लो वही दोष हमें नहीं है। अब जैसे समझते हैं पॉइंट 13 पे, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। समझिए, गौर करिए। निकट दृष्टि दोष दिखने में क्या लग रहा है? दिखने में ये लग रहा है कि इसकी निकट की यानी पास की निगाह में दोष होगा, यानी निकट की दृष्टि में दोष होगा, यानी उसको निकट दिखाई नहीं देगा। लेकिन उल्टा है इसका, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है। ये समझ लीजिए। आपको दोष का जो नाम है उसका उल्टा कर दीजिए आपको। यानी निकट दृष्टि दोष कैसा लग रहा है देखने में? किसी निकट की दृष्टि में दोष होगा, यानी निकट उसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उल्टा होता है उसे निकट का दिखाई देगा। ऐसे सेम होता है हमारा दूरदृष्टि दोष में। तो दूरदृष्टि दोष में कैसा लग रहा है कि दूर की निगाह में उसका दोष है, यानी दूर दिखाई नहीं देगा, लेकिन उल्टा है उसे दूर का ही दिखाई देता है। इतना समझ जाएंगे तो अब क्लियर हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो बात क्लियर होगी कि जो दोष होता है हमको वही चीज दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट चीज दिखाई देगी, और दूरदृष्टि दोष है तो दूरी वस्तु दिखाई देगी। अब इसका निवारण कैसे दोष दूर करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका? अवतल लेंस का। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे?
और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए निकट दृष्टि दोष है, हमें दूर करना है, तो चाहिए हमको अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष का हम निवारण करना है तो चाहिए हमको उत्तल लेंस। अब कैसे क्लियर कराएंगे इसको? जैसे निकट है तो हम कहते हैं निकट आओ, निकट आवो, बोलते हैं गांव भाषा में आवो, यानी निकट आवो या निकट आओ। तो निकट आवो, आवो में क्या है? आर वा है, यानी निकट आया तो अवतल, ये समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष है तो अवतल, तो उल्टा हो गया। दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल हो गया, सीधा सीधा उत्तल लेंस। हम कहते हैं निकट आवो, निकट आओ यानी निकट आवो, तो आवो अवो यानी अवतल। तो याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो क्या करना है? आवो यानी अवतल लेंस का प्रयोग करना है। और दूरदृष्टि दोष का हमें दूर करना है तो कौन सा करना है? उत्तल लेंस का। तो इस प्रकार आपका निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। 15 में है सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कहना क्या अर्थ है इसका? सामान्य आंखों के लिए यानी आंखों में आपकी कोई बीमारी ना हो, ये ना तो आपको निकट दृष्टि दोष हो ना आपको दूरदृष्टि दोष हो, तो आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कहने का अर्थ मतलब यह है आप निकटतम कितना स्पष्ट दे सकते हैं, यानी आप 25 सेंटीमीटर आप स्पष्ट दे सकते हैं अगर आपकी आंखों में कोई दोष नहीं है तो। यानी बात हो रही है नॉर्मल आंखों की, यानी सामान्य आंखों की स्पष्ट देखने क्षमता है वो बिल्कुल पास से वो होती है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से यदि आपको साफ दिख रहा है तो आप कह सकते हैं हमारी आंखों में कोई दोष नहीं है। लेकिन 25 सेंटीमीटर पर यदि आपको चीज़ नहीं दिख रही है, कुछ समस्या लग रही है, इसका मतलब यह है आपको या तो निकट दृष्टि दोष है या फिर दूरदृष्टि दोष है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नॉर्मल आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो 25 सेंटीमीटर का हम स्पष्ट देख लेंगे। यदि 25 सेंटीमीटर देखने में समस्या आ रही है, इसका मतलब यह है आपकी आंखों में कोई ना कोई समस्या है, या तो निकट दृष्टि दोष है या फिर दूरदृष्टि दोष। चलिए पॉइंट नंबर 16 की तरफ। धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि जो चश्मा बनते हैं या तो निकट दृष्टि दोष हो तो चश्मा पहनना आवश्यक है, या हमें दूरदृष्टि दोष है तो चश्मा पहनना आवश्यक है। लेकिन ये धूप चश्मे होते हैं इनकी पावर 0 होती है, यानी ये इसमें कोई दोष होता नहीं है, ये केवल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें धूप में हमें थोड़ा सा ठंडा महसूस हो। ये होते हैं थोड़े कलरफुल लेंस होते हैं, तो इसीलिए नहीं पावर कितनी कर देते हैं? 0। कि पावर किस में रखते हैं? जब आपकी आंखों में कोई कमी हो तो उसमें पावर होता है, या तो निकट दृष्टि दोष है तो पावर अलग होगी और दूरदृष्टि दोष है तो पावर इसकी अलग होगी। लेकिन कोई दोष नहीं है, नॉर्मल आंखें हैं, केवल धूप को रोकने के लिए बनाना है, तो धूप के चश्मे की पावर होती है 0। और पावर जो बत्र होता है वो होता है डायोप्टर। किसका? डायोप्टर। तो धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। चलिए पॉइंट नंबर 17 की तरफ। बताए थे 2 तरह के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ये चित्र बनाया आपका, ये पहला लेंस है, ये लेंस है आपका उत्तल लेंस, और जो दूसरा बना हुआ है ये आपका अवतल लेंस। ठीक है ना? तो बात हो रही है पहले उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये आपका उत्तल लेंस है, ये पहला वाला है जो कि आंखों में होता है। आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और ये दूसरा अब कैसा है? अवतल लेंस की क्षमता होती है नेगेटिव में। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस क्षमता होती है धनात्मक पॉजिटिव और अवतल लेंस क्षमता होती है ऋणात्मक। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 18 की तरफ। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। ये परीक्षा में आता है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आएंगे, आपको लिखना होगा जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? नाम इसका सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्म वस्तु को हमें दिखा दे। सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म वस्तु दिखा दे उसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। एक होता है दूरदर्शी, हमें कोई चीज दूर देखनी है, या तारे देखने हैं, कोई चीज पिंड देखना है खगोलीय, तो किसका प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी का। हमको सूक्ष्म चीज देखनी है, जैसे कि हमारे ब्लड में है, ब्लड में हमें मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाते हैं,
तो कैसे मालूम पड़ता है? तो एक बूंद और सूक्ष्मदर्शी नीचे रख करके हमें मालूम पड़ता है हमारे ब्लड में कौन सी कमी है, क्योंकि वो सूक्ष्म सूक्ष्म दे सकता है सूक्ष्मदर्शी। तो उस सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। दो तरह आ सकता है ये कि जेड जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था, तुम कहेंगे सूक्ष्मदर्शी का, या ये भी हो सकता है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, तो लिखेंगे जेड जॉनसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 19 की तरफ। कैमरे के अभिदृश्यक में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। जो कैमरा जिससे कि हम फोटो खींचते हैं, इसमें लेंस होता है, तो लेंस कौन सा लेंस होता है इसमें? उत्तल क्या उत्तल? इसमें होता है आपका उत्तल लेंस। यानी यही कैमरा, जब भी कैमरा आ जाए तो कैमरे में क्या होता है? उत्तल लेंस। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। अब है आपका पॉइंट नंबर 20। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके बारे में डिटेल हम पहले कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन इसके द्वारा फिर बता देते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कई चीजें होती हैं, उसमें एक हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो हीरे का चमकना किसके कारण होता है? और हम आंसर लिखेंगे, निशान लगाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इसके लिए अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम पॉइंट नंबर 21 में। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने से, मेन चीज यह है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने से क्या होगा? जो अपवर्तित किरण थी आपकी, वो सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है समझने के लिए आप चित्र देखिए। देखिए दो माध्यम है, एक हमने ऊपर रखा है सघन माध्यम और नीचे रखा है विरल माध्यम। होता क्या है, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो क्या होगा? वो अविलंब से थोड़ी डिस्टेंस पर दूर चली जाती है। तो यानी जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी, ये जाती इसमें, ये किसका गुण है? ये गुण है आपका अपवर्तन का। ये कौन सी, ये क्या हो गई? यहां से किरण आई और इधर चली दूसरे माध्यम में, इसको कहते हैं अपवर्तन। एक होता है परावर्तन। परावर्तन क्या है? जब किसी तरह से टकराती है, जैसे कि पीछे किसी की पालिश हो, तो क्या है, वो उसी माध्यम में उसी एंगल पर वापस लौट जाती है। ये बीच में होता है आपका अविलंब। तो जो एंगल से किरण आई और अविलंब को किसे बोलते हैं? आपतन कोण। और जो किरण जाती है उसको अविलंब से बोलते हैं परावर्तन कोण। और जो होता है आपतन बिंदु, जहां पर किरण गिरी, ये परावर्तन में। अपवर्तन में क्या होता है कि किरण एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में चली गई। अब यहां क्या है कि सघन माध्यम से आई और विरल माध्यम में चली गई। अब क्रांतिक कोण क्या कह रहा है? क्रांतिक कोण कह रहा है जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी सघन माध्यम से आई और विरल माध्यम में उसने एंट्री, क्या होगा? तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने के कारण, जब आपतन कोण, एक होता है आपतन कोण, जो बताया था मैंने, तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो जो किरण अपवर्तित हुई हमारी, वो क्या होती है? वो उसी माध्यम में यानी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब वो लौट आई तभी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तब। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक नहीं होगा तो फिर वो अपनी विरल माध्यम में वो चली जाएगी दूसरे माध्यम में। लेकिन जब आपतन कोण का, जो आपतन कोण, ये वाला कोण, जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो जो किरण है जो अपवर्तित हुई थी वो वापस उसी माध्यम में यानी सघन माध्यम में वापस लौट आएगी। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी कारण हीरा इसी कारण चमकता है। जो हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलते हैं पॉइंट नंबर 22 की तरफ। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परीक्षा में आता है कि प्रकाश तंतु होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए आएंगे, यहां से लिखेंगे जो हमारा प्रकाश तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कोई ना क्वेश्चन आपको परीक्षा में अवश्य मिलेगा। पॉइंट नंबर 23, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना यूज है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, पेट के अंदर का परीक्षण करता है तो उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी। एक कैमरा छोटा सा मुंह के अंदर डालकर उसे पेट के अंदर डालते हैं और परीक्षण किया था पेट का, क्या पेट में कोई समस्या तो नहीं है, तो उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी। और जो यंत्र जो होता है उसको बोलते हैं एंडोस्कोप। क्या बोलते हैं? एंडोस्कोप। तो जो एंडोस्कोप है जो पेट का परीक्षण कर रहा है वो किस तरह कार्य करता है? वो कार्य करता है इसी पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हो गया कि मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए जो एंडोस्कोप प्रयोग होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है पॉइंट नंबर 24, मृगमरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जी मृगमरीचिका के बारे में वैसे बता चुका हूं, दोबारा फिर बता देता हूं। मृगमरीचिका होती क्या है? मृग माने हिरन, मारीचिका माने भ्रम। यानी हिरन को ये भ्रम हो जाए, रेगिस्तान में जब बहुत धूप पड़ती है तो उसको हिरन को ये भ्रम हो जाता है कि दूर कहीं पानी है, तो वो वहाँ पर जाता है कि जब पानी है यहाँ पर ऐसा लगता है पानी सा है, लेकिन उसे वहाँ पानी नहीं मिलता, फिर वो भागता है वहाँ से दूर क्यों? उसे दूर ही लगता है कि पानी सा है, तो दूर क्यों लगता है कि इतनी तीव्र जो लाइट गिरती है सूर्य की किरण, तो उससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण थोड़ा सा ऐसा लगता है उसको वहाँ पर पानी सा है, तो वो भागता रहता है हिरन, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। इसको बोलते हैं मृगमरीचिका। तो मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना हो गया कि मृगमरीचिका का कारण क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो पेट में जांच करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है उसका कारण क्या है? वो भी किस काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो प्रकाश तंतु है, प्रकाश तंतु, वो किस कार्य करता है? वो भी करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है? उसका कारण भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो नीचे के सारे कारण किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 24 पूरा इस तरह होता है। फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 25 पर। त्रिविमी चित्र लेने के लिए हेलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। त्रिविमी है, इसको बोलते हैं तीन विमा, मतलब 3D। जो 3D फोटोग्राफी होती है वो किसके लिए, किसका प्रयोग करते हैं? हेलोग्राफी का। यानी ये भी आ सकता है कि हेलोग्राफी के लिए, हेलोग्राफी में किसका प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है हेलोग्राफी? तो आंसर होगा हमारा 3D फोटोग्राफी के लिए। पॉइंट नंबर 26 चलेंगे। किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। यानी तारे का जो रंग है, कलर है, वो किस शो करता है? वो शो करता है उसके ताप को, यानी टेम्परेचर को। यानी तारे का जो रंग है वो उसके टेम्परेचर यानी ताप को शो करता है। पॉइंट 27 का है हमारा, प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। जो प्रकाश है हमारा वो होता है हमारा श्वेत रंग कलर का, श्वेत रंग का। और प्रकाश, जो श्वेत रंग का जो प्रकाश है वो मिलकर बना हुआ है 7 रंगों से, जिसे हम कहते हैं विबग्योर, VIBGYOR। V फॉर वायलेट यानी बैंगनी, I से बोलते हैं जामुनी, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। यानी सबसे पहले हमारा आता है वायलेट बैंगनी और लास्ट में आता है हमारा रेड। और हमारा जो वायलेट बैंगनी है वो उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका विकिरण सर्वाधिक होता है। जैसे बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो उसका विकिरण सबसे अधिक होगा, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तो उसका विकिरण सबसे कम होगा। तो प्रकाश का जो रंग है उसके तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा द्वारा निर्धारित होता है। चलेंगे पॉइंट 28 की तरफ। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। ये थोड़ी देर पहले बता चुके हैं हम। जो पहला होता है V फॉर वायलेट यानी बैंगनी, तो बैंगनी कलर की जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा है वो सबसे कम होता है, और रेड यानी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। पॉइंट नंबर 29 चलेंगे अब। ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग का होने के का कारण इसकी अधिकतम तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग का विकिरण
सबसे कम, लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है, जिसके कारण दूर से दिखता है। ये कहना चाह रहा है कोई ट्रैफिक का सिग्नल होता है जिससे गाड़ी रोकी जाती है, वो लाल कलर का क्यों होता है? वैसे कार्ड यहाँ से देखेंगे, ये हमारा प्रकाश सातवां में बना हुआ है विविग्योर, तो इसमें विविग्योर में सबसे अंत में आर है, यानी रेड लाल। तो लाल रंग की बताया था मैंने, बैंगनी वायलेट की बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इस लाल रंग का विकिरण होता है वो सबसे कम होता है। विकिरण बोलते हैं फैलाव। जब विकिरण सबसे कम होगा तो ये रंग हमें दूर से ही दिख जाता है। इस कारण सिग्नल हमारे सारे लाल कलर के होते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 30 पर, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या होता है? इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं 7 कलर के, उनका क्रम क्या होता है? ये होता है आपका विविग्योर, VIBGYOR, यानी बता चुके पहले हम, पहले बैंगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। पॉइंट नंबर 31 चलेंगे। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, यानी जिधर सूर्य है उसके ठीक अपोजिट इंद्रधनुष बनता है। ठीक है ना? अगर सूर्य पूर्व में है तो पश्चिम बनेगा, पश्चिम में तो पूर्व बनेगा, यानी कुल मिलाकर जो इंद्रधनुष है वो सूर्य के जिधर निकलता है उसके विपरीत दिशा में बनता है। पॉइंट नंबर 32 पे चलेंगे आगे। अंतरिक्ष प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को, जो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको आकाश किस कलर का दिखाई देता है? ऑप्शन मिलेंगे लाल, हरे, पीला, काला है। इसका उत्तर है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, यानी हमको कैसा देता है आकाश? नीला पृथ्वी से। लेकिन जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, स्पेस में जाते हैं, उनको आकाश दिखाई देता है ब्लैक कलर का। ठीक है ना? तो ऑप्शन आएंगे हम ब्लैक में, काला रंग। पॉइंट नंबर 33, श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनता है, प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है हमारा जो प्रकाश होता है उसे बोलते हैं श्वेत प्रकाश, वो एक ही होती है, ये होता है हमारा प्रिज्म, इसका बोलते हैं प्रिज्म। और जो श्वेत प्रकाश इस पर पड़ती है प्रिज्म पर, तो ये हमारा 7 कलर में डिवाइड हो जाता है इस तरह, 2 3 4 5 6 और 7, इसे बोलते हैं। ये 7 कलर कौन से हैं? ये हमारे विविग्योर, VIBGYOR, यानी श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म उस एक प्रकाश की किरण को 7 कलर में डिवाइड कर देता है। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि हमें जब श्वेत प्रकाश को अगर 7 अलग अलग प्रकाशों में उसको विभाजित करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे किसका? प्रिज्म का, यानी प्रिज्म द्वारा हम एक किरण को 7 कलर में डिवाइड कर सकते हैं। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 34 की तरफ। ये कह रहा है रंगीन टीवी में 3 आधारभूत रंगों लाल, हरा, नीला का उपयोग किया जाता है। देखिए जो रंगीन टीवी में है हमको लगता है इसमें कई कलर हैं, इसमें लाल भी लगता है, हरा भी लगता है, पीला भी लगता है, नीला भी लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रंगीन टीवी में केवल 3 कलर का प्रयोग किया जाता है, उनको कहते हैं प्राइमरी कलर, यानी प्राथमिक रंग। कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे लाल, हरा और नीला। ये 3 रंग प्राइमरी रंग कहे गए हैं, बाकी रंग होते हैं वो इन रंगों के मिलने से बनते हैं। तो हमारे रंगीन टीवी में 3 आधारभूत रंगों लाल, हरा, नीला का उपयोग किया जाता है। अब 35 जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं, परीक्षा बहुत आता है कि प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग क्या होते हैं। तो प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? प्रकाश के 7 रंगों में से, भी प्रकाश में 7 कलर होते हैं ये हमारे, कौन से? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन 7 में से हमारे 3 कलर उनको कहते हैं प्राइमरी कलर, या हिंदी में बोले तो प्राथमिक रंग। कौन से प्राइमरी कलर हैं? लाल, हरा और नीला। इसमें ये लाल ये है, ये हरा है और ये नीला। ये लाल, हरा और नीला ये 3 कलर कहे गए हैं प्राइमरी कलर्स या प्राथमिक रंग। और क्यों कहे गए? क्योंकि उन्हें विभिन्न अनुपात में मिलाने से अन्य सभी रंग प्राप्त हो जाते हैं। यानी इनके अलावा जो कलर रह गए हमारे, बैंगनी है, जामुनी है, पीला है, नारंगी है,
इन रंगों को हम इन 3 रंगों से आपस में विभिन्न अनुपात में मिला करके बना सकते हैं। जैसे लाल हरा मिला दें, हरे में नीला मिला दें, नीले में लाल मिला दें, तो हमारे और जो शेष कलर रह गए, हमारे जो 4 शेष कलर रह गए, वो इन 3 रंगों से ही हमारे बन जाएंगे। इसीलिए इनको 3 रंग, लाल, हरा और नीला, इन 3 रंगों को प्राथमिक रंग कहा गया है। तो क्लियर हो गया कि प्रकाश के 7 रंगों में से लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग माने जाते हैं। क्यों? उन्हें विभिन्न अनुपातों में मिलाने से अन्य सभी कलर प्राप्त हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 36, यह द्वितीय रंग। अभी पढ़ाया था मैंने प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। अब चलेंगे हम किस पर? द्वितीय रंग। द्वितीय रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंगों की सहायता से प्राप्त रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। उदाहरण पीकॉक नीला और पीला। कहने का अर्थ है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। इन प्राथमिक रंगों द्वारा जो कलर हम बना सकते हैं उन्हें कहते हैं हम द्वितीयक रंग, या वे रंग जो प्राथमिक रंगों को आपस में मिला करके विभिन्न अनुपात में मिला करके बनाए जाते हैं उनको हम द्वितीय रंग या सेकेंडरी कलर कहते हैं। जैसे पीकॉक नीला और पीला इत्यादि। परीक्षा में आता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 4 रंग दे देंगे, बताइए इसमें प्राथमिक कलर कौन सा है, या 4 दे दिए, बताइए इसमें द्वितीय कलर कौन सा है। तो लाल, हरा, नीला याद कर लीजिए प्राथमिक कलर है, उसके अलावा जो भी आए वो सब द्वितीय कलर है। चलते पॉइंट नंबर 37 तरफ। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, इसका हम जिक्र कर चुके हैं पहले। सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 कलर से बना होता है, जिसको कहते हैं विविग्योर, VIBGYOR। तो ऑप्शन होगा 4, 7, 6, 5 और 8। और तुम टिक लगाएंगे, कितने कलर होते हैं सूर्य पास में? 7 कलर। तो 7 टिक लगा देंगे इसमें। पॉइंट नंबर 38, किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इस बारे में बता चुके हैं। जो विविग्योर होता है, पहला होता है वायलेट, बैंगनी। तो बैंगनी कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और लास्ट में होता है रेड। रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो पूछ रहा है सबसे कम किस होती है, तो पहले होती है यानी वी फॉर वॉयलेट, यानी बैंगनी कलर की, यानी बैंगनी कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अब ये पूछता कि किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो बताते आर यानी रेड, जो कि सबसे लास्ट में आता है। चलते बॉटम 39 की तरफ। प्रकाश की तरंगें होती हैं, यानी प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं। ऑप्शन आएगा अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें, अनुप्रस्थ अंदर दोनों, या कोई नहीं। तो जो प्रकाशी तरंगें होती हैं वो हमारी होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। तो हमें टिक लगाना किस पर? अनुप्रस्थ तरंगों पर। पॉइंट नंबर 40 चलते हैं आगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। किसने? हाइगेंस ने। इसको कभी कभी उल्टा पूछ लेते हैं कि हाइगेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो हम कहेंगे कौन दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो क्वेश्चन हो गया आपका कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? ये दिया हमें हाइगेंस ने। चलिए पॉइंट नंबर 41 की तरफ चलते हैं। हवा का बुलबुला कार्य करता है, जो हवा का बुलबुला बनता है पानी के अंदर, जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला बनता है वो किस लेंस से काम करता है? तो वो काम करता है अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। 2 लेंस होते हैं ना, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जो हवा का बुलबुला होता है जो पानी के अंदर होता है वो कार्य करता है हमारा अवतल लेंस का। चलते पॉइंट नंबर 42 की तरफ। लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? जो लेंस की शक्ति होती है यानी क्षमता, इसको किस में मापते हैं? तो इसको मापते हैं डायोप्टर में। ठीक है ना, यानी शक्ति मापने का ये वो है, क्या है, किस में मापते हैं? इसको मापते हैं डायोप्टर में। या यही पूछ सकते हैं क्या डायोप्टर में हम क्या मापते हैं? तो उत्तर बोलेंगे शक्ति को, लेंस की शक्ति को यानी पावर को। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 43 की तरफ। आंख के रेटिना पर बना बिंब होता है, यानी हमारी आंख की जो रेटिना होता है उस पर बिंब कैसा बनता है? तो लिखेंगे वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इस बारे में पहले बता चुके हैं कि जो सीधा होता है, जो भी प्रदीप सीधे बनते हैं उसको बोलते हैं आभासी,
जो सीधे बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, आभासी। लेकिन जो बिंब उल्टे बनते हैं उनको बोलते हैं वास्तविक। यानी सीधे बिंब को बोलेंगे आभासी और उल्टे बिंब को बोलेंगे हम वास्तविक। तो हमारी आंख की रेटिना पर जो बिंब बनता है वो उल्टा बनता है और उसको क्या कहते हैं, वास्तविक। यानी वास्तविक और उल्टा। चलते हैं इस चैप्टर के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर, 44 की तरफ। जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो क्या होता है, तो किधर मुड़ती है, तो मुड़ती है वो अविलंब से दूर। इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए ये दो चित्र बने हुए हैं। ये प्रकाशी किरण आ रही है, दो तरह चित्र बनाए हमने। ऊपर है हमारा सघन माध्यम, नीचे हमारा विरल माध्यम। नीचे वाले चित्र में ऊपर विरल है और नीचे सघन है। तो जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण, जो किरण आ रही है ऊपर से। और जो किरण नीचे निकल गई दूसरे माध्यम में, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। जो अपवर्तन से दूसरे माध्यम जा रही है इसको क्या वो कहते हैं, अपवर्तित किरण। अब समझ लीजिए, ऊपर हमारा सघन माध्यम है, नीचे हमारा है विरल माध्यम। ये प्रकाश किरण आ रही है ऊपर से और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये बीच में हमारा उसे बोलते हैं अविलंब। ये 90 डिग्री पे सीधा सीधा इसको क्या बोलते हैं, अविलंब। तो प्रकाश किरण जो ऊपर से आ रही है और सघन माध्यम से किसमें जा रही है, विरल माध्यम में, तो क्या होगा, ये अविलंब से दूर हट जाएगी। यानी जिस रास्ते से वो आ रही थी उस रास्ते से अविलंब से थोड़ी दूर हो जाएगी। जैसे अगर ये प्रकाश किरण विरल माध्यम में सीधी आती तो देखिए जो पॉइंटेड जो बनना है इधर आती, लेकिन चूंकि माध्यम बदल गया, पहले ऊपर माध्यम था सघन, नीचे अब जा रही है विरल माध्यम में और ये होता है अविलंब, तो उस मार्ग से अविलंब से दूर यानी इधर पहुंच जाएगी। जो नीचे देखिए वही प्रकाशीय आपतित किरण है लेकिन माध्यम बदल गया, ऊपर माध्यम में विरल और नीचे माध्यम में सघन। तो जब वही प्रकाश किरण माध्यम बदल दें यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी तो देख क्या हो रहा है, ये अविलंब के पास आ रही है। यानी मेन जो रास्ता है उसका उससे अविलंब के निकट आ रही है। तो इसमें ये कह रहा है जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह क्या होता है, तो अविलंब से दूर मुड़ती है। यानी जो अविलंब है उससे ये क्या जा रही है, ये दूर जा रही है। लेकिन यही प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो उम्मीद है आपको 44 वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।